पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, असम और मणिपुर में अप्सा के दायरे को क्रमिक रूप से सीमित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान को लेकर, थोड़ा सा यहां, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक बयान जारी। तो अप्सा के लिए जो 3 राज्य, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नागालैंड, असम और मणिपुर। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति लागू नहीं होती तब तक इन राज्यों में अप्सा कानून जारी रहेगा। देखो, काफी लंबे समय से कई मानवाधिकारी संगठन, कई प्रकार के वैश्विक संगठनों ने भारत में इस कानून के होने को लोकतंत्र की हत्या कहा है। तो कई बार केंद्रीय मंत्रालय पर, खास करके गृह मंत्रालय पर यह दबाव आता रहा है कि क्या भारत के जिन राज्यों पर यह कानून है वह कब समाप्त होगा, अप्सा कानून। तो अभी मंत्रालय ने इतना कह दिया है कि भाई जब तक सामान्य स्थिति नहीं मिलती तब तक इस कानून के समाप्त होने की कोई या सीमित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहले तो समझते हैं कि सर ये अप्सा क्या है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की अगर हम बातचीत करें तो इसका पूरा नाम है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। 1958 में भारत की संसद के द्वारा यह लागू किया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि हमारे देश में खास करके जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था वहां अलगाववादी संगठन तेजी से पनप रहे थे। इन अलगाववादी संगठनों को कंट्रोल करने के लिए हमारी सेना के जवानों को विशेष शक्तियां दी गई थी ताकि वह उसे नियंत्रित करने के लिए मजबूत हो सके। तो 1958 में आया था। वैसे इसका केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों पर यह लागू है। विघटनकारी शक्तियों से निपटने हेतु केंद्रीय सशस्त्र बलों को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई। केंद्रीय सशस्त्र बलों को विघटनकारी स्थिति से निपटने और देश की इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के संदर्भ में केंद्रीय सशस्त्र बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार मिलता है। बिना वारंट। जनरली हमारे देश में आर्टिकल 21 कहिए, आर्टिकल 22 कहिए, कई प्रकार की सुरक्षाएं देते हैं, लेकिन अप्सा कानून के तहत जिस क्षेत्र में कानून लागू रहेगा वहां बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब बिना वारंट के भी वहां गिरफ्तारी संभव है। सशस्त्र बलों के द्वारा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा संदिग्ध स्थान की तलाशी भी की जा सकती है। बिना वारंट के तलाशी करने का भी अधिकार मिल जाता है। यदि सशस्त्र बलों को कोई स्थान संदिग्ध लगता है तो उसे नष्ट करने की शक्ति, और सेना के जवान को किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में पूर्व चेतावनी देते हुए उस व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार। इस दौरान यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गोली चलाने वाले व्यक्ति पर इसका कोई कानूनी जिम्मेदारी अथवा जवाबदेहिता नहीं होगी। पर याद रखिएगा कि इतना कठोर, मतलब इस कानून के तहत सेना का कोई भी जवान गिरफ्तारी करवा सकता है, जांच करा सकता है, बिना वारंट के गोली चलाने का उसे अधिकार है। यदि उसे लगता हो कि चेतावनी देते हुए संदिग्ध स्थान को खत्म कर सकता है तो एक तरफा शक्तियां इसमें मिल जाती है। पर क्या ये कानून सब जगह नहीं, केवल अशांत क्षेत्र में लागू होता है। अप्सा कानून समस्त राज्य में लागू नहीं होता, बल्कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु राज्य के कुछ भागों को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। वर्तमान में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, लेकिन मणिपुर और असम के संदर्भ में यह शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों को किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने के बाद अथवा अशांत क्षेत्र के दायरे को समाप्त करने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है।
तो देखो, अप्सा कानून के बारे में तो कई सारे लोग विरोध भी करते, समर्थन करने वाले भी लोग उपस्थित है, एक बहस का मुद्दा है। लेकिन आप अगर इस कानून को थोड़ा समझना चाहें तो इस कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये हैं कि इसके माध्यम से सशस्त्र बलों को, अर्धसैनिक बल कहो, सैन्य शक्ति वालों को कहो, मजबूत करने का लक्ष्य है। केवल अशांत क्षेत्र में ही लागू होगा। आइए अब जरा देखते हैं कि क्या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। देखो, पहले तो ये कानून कहीं ना कहीं ब्रिटिश मानसिकता, जैसे रोलेट एक्ट था, कुछ वैसा ही कानून लगता है। ब्रिटिश पुलिस राज्य की अवधारणा से प्रेरित लगता है, लोक कल्याणकारी राज्य के खिलाफ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मूल अधिकारों का उल्लंघन है इसमें। आर्टिकल 19 में निर्बाध आवाजाही और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को प्राप्त मानवीय गरिमा के अधिकार के खिलाफ है। सरकार के द्वारा अपने विरोधी तत्वों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है। कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका को जब ऐसे शक्तियां मिल जाती है या अर्धसैनिक बलों को शक्तियां मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते, तो कार्यपालिका को इतनी शक्तियां मिल जाती है। कानून को लागू किए हुए 60 वर्ष से अधिक हो गया। अब वर्तमान में माना जाता है कि अब इसमें बदलाव होने चाहिए। कानून को बनाने के बाद ना कोई इसमें संशोधन हुआ, ना इस कानून के परिणामों के संबंध में कोई इसमें संशोधन हुआ, ना इस कानून के परिणामों के संबंध में कोई औपचारिक रिजल्ट आया। वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में इस प्रकार के दमनकारी कानून की विद्यमानता मूलतः सरकार और प्रशासनिक तंत्र की विफलता का प्रमाण है। पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार के कानून की निरंतर विद्यमानता स्थानीय लोगों के प्रति शेष भारत के संदर्भ में विभेदीकृत और संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार के कानून के बजाय सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिए और लोगों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, ऑब्वियसली जब ऐसे कानून लगेंगे तो किसी भी स्थान के लोग क्या देश की सरकार को अपनी सरकार मानेंगे? क्या उस स्थान के लोग बाकी क्षेत्र को अपना मान पाएंगे? ऑब्वियसली अगर ये कानून हमारे भारत के किसी भी राज्य में लग जाए, जैसे गुजरात, एमपी, तो वहां विद्रोह भी हो सकता है, आम नागरिक बहुत परेशान हो सकते हैं। कहने का मकसद यही है कि विपक्ष कहने वाले लोग जो है वो कहते हैं कि एक तो लोकतंत्र के खिलाफ है, मानव अधिकारों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है, और क्योंकि ये कानून बना तब से कोई परिणाम पर चर्चाएं नहीं हुई, इस कानून के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में कोई औपचारिक रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। और अब क्योंकि 60 साल इस कानून को लगा, 1958 से कानून अलग अलग जगह लगता गया है। ऐसा नहीं कि 1958 में सभी जगह लगा था, जैसे 1974, 1986, 1981 अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर इसको लागू किया गया। और जरूरत है इस समय लोगों को इन चीजों पर अवेयर करने की कि ज्यादा बेटर होगा कि चीजों को हम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक रूप में समझें। और अगर आप देखें तो क्यों विवादों में रहा अप्सा कानून। मणिपुर में नवंबर 2000 में 10 लोगों को सैन्य बलों ने गोली मारी थी और इसके खिलाफ इरोम शर्मिला, इनका आप याद रखिएगा कि गिनीज बुक रिकॉर्ड है, अभी तक का सबसे लंबी भूख हड़ताल। 16 वर्ष तक, 16 साल तक भूख हड़ताल की इन्होंने, 16 साल तक। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर क्या 16 साल तक खाना नहीं खाया? तो ऑब्वियसली 16 साल तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो जीवित कैसे रहे? तो इनको नाक के माध्यम से इनके शरीर में ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते रहे ताकि इनके जीवन की क्षति ना हो। तो 16 वर्ष तक इन्होंने काफी लंबे समय तक भूख हड़ताल रखी। जुलाई 2004 में थंगजाम मनोरमा की कथित तौर पर रेप कर हत्या हुई थी। इसके खिलाफ 30 महिलाओं ने नग्न प्रदर्शन किए थे। ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही मुद्दा है जो काफी चर्चा में रहा था। और पिछले साल आपने अगर सुना होगा तो एक मुठभेड़ हो गई थी जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी, स्थानीय लोग वहां के भड़क गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस अप्सा कानून पर फिर से सवाल उठने लगे थे। अब समर्थन में सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि अलगाववादी शक्तियों से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों को शक्ति मिलनी चाहिए, अन्यथा फिर कई बार सैनिकों का मनोबल कम हो जाता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में और जिन क्षेत्रों में ये अर्धसैनिक बल कार्य करते हैं वहां की स्थितियां बहुत ही अलग है, जो कि सामान्य रूप से नियंत्रित नहीं हो सकती।
कानून व्यवस्था और राज्य की आंतरिक सुरक्षा का तर्क सरकार देती है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्तियां अभी भी विद्यमान है। कानून का मूल उद्देश्य इस प्रकार के विखंडनकारी तत्वों से निपटना है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में भय की भावना, जबकि साधारण जनता के लिए एक सकारात्मक कदम है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को लोक व्यवस्था, सदाचार, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा जैसे आधारों पर मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति है। व्यक्ति को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए प्रतिवेदन करने का मूल अधिकार तब भी है। कानून के तहत व्यक्ति की तलाशी अवश्य ली जाती है, किंतु उसके साथ किसी अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक तत्वों से निपटने और शांति स्थापित करने में इस कानून की बड़ी भूमिका रही है। सरकार कहती है कानून को पूर्णतः वापस ले लिया जाता है तो न केवल इस कानून के घोषित लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी और न ही पूर्वोत्तर भारत में शांति व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। एक पक्ष यह है कि इस कानून के नकारात्मक प्रभावों से संबंधित मूलतः संभावनाओं पर आधारित है, जिससे कानून के सकारात्मक और व्यवहारिक परिणामों की उपेक्षा हो जाती है। कई प्रकार की संभावनाएं तो व्यक्त की गई है, लेकिन कई बार इसका अति उपयोग होने के बाद हमें बुरे प्रभाव भी मिले हैं। तो सरकार का कहना है कि इस कानून का मेन मकसद है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों को सीमित करने का मकसद। सरकार जानबूझकर मूल अधिकार सीमित नहीं कर रही, क्योंकि उसके सामने चैलेंजेस ऐसे हैं। तो अप्सा कानून, इस पर थोड़ा सा याद रखिएगा, चीजें चर्चा में थी। एक विश्लेषण यदि हम करना चाहे तो विश्लेषण में 2-3 बिंदुओं पर बातचीत करेंगे कि सरकार ने वहां विकास के कार्यों को प्रेरित करना चाहिए, लोगों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन, और कोशिश होनी चाहिए कि कठोर कानून केवल एक अंतिम विकल्प के रूप में चुने जाए, न कि प्रारंभिक विकल्प के रूप में। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट, मैं इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, इसके नीचे इसका पीडीएफ जुड़ा रहेगा।